सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। डीए डीआर के आंकड़े हो गए हैं जारी और उससे 2 या 3% कितनी बढ़ेगा आपका डीए, और दोस्तों कब होगी घोषणा, 8वें वेतन आयोग पर क्या होगा इसका असर, और डॉक्टर मंजित पटेल ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी, क्यों कर रहे हैं नौटंकी और कर्मचारियों के साथ खेल, और 200 दिन है काफी। और मैं बात करूंगा पूर्व सैनिकों ने सरकार को लताड़ा और नेताओं को दी नसीहत, यूजीसी के नाम पर देश में भेदभाव बंटवारा मत करो, सेना की तर्ज पर आपको आना होगा। और ये ग्वालियर चंबल संभाग के सैनिकों ने ये पहल की, वो दिखाऊंगा। और एक तरफ दिखाऊंगा 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पुलिस इंस्पेक्टर यानी थाना प्रभारी को दबोचा और किस तरह चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और ये हैं असली नमूने जो इस देश में दीमक की तरह कर रहे हैं काम। तो आइए दोस्तों खबर करते विश्वास है। सबसे पहले मैं वो प्रेस रिलीज दिखाना चाहता हूं जो कल यानी 30 जनवरी को जारी हुई है, और इसमें दिसंबर के एआईसीपीएन के आंकड़े। ये 1 जनवरी 2026 से आपका डीए कितना होगा ये निर्भर करेगा, यानी 7वें वेतन आयोग की लास्ट इंस्टॉलमेंट। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये सारे आंकड़े आपके सामने में दिखा रहा हूं। अब इन आंकड़ों से क्या होता है सर? हाँ जी दोस्तों, ये आंकड़े आपकी पे और पेंशन में असर डालेंगे, ये आपके एरियर पर असर डालेंगे, ये 8वें वेतन की बेस लाइन है जो फिटमेंट फैक्टर पर असर डालेंगे, और ये 7वें वेतन आयोग का अंतिम डीए है। और 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, ये डीए रीसेट होगा, 0 हो जाएगा। और आपको अब जो डीए नया है नए तरीके से शुरू होगा, और फिर आपकी सैलरी और पेंशन में ये मर्ज होने के बाद क्या होता है फिटमेंट फैक्टर आगे देखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, और डेटेड ऑन 30 जनवरी 2026। हाँ जी दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 बेस ईयर है, और ये दिसंबर 2025 के आंकड़े हैं। लेबर ब्यूरो एंड अटैच्ड ऑफिस मेमोरेंडम लेबर एम्प्लॉयमेंट हैज बीन, इन्होंने कंपाइलिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, जो इनका तरीका है। 88 इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंट सेंटर कंट्री, 317 मार्केट में, और उन्होंने कहा है द ऑल इंडियन सीपीआई व्यू इन दिसंबर 2025 रिमेंड एट 148.2 पॉइंट्स, यानी पहले भी 148.2 थे और अभी भी 148.2 पे है। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2025 स्टूड एट 3.13% एज कंपेयर टू 3.53 इन दिसंबर 2024, यानी लास्ट दिसंबर 2026 सालाना का एवरेज लेंगे, वहां 3.53% था, वहां से कम होकर के 3.13% हुआ है। अब इससे कितना बनेगा डीए, डीए के ऊपर क्या असर होगा, 2 होगा या 3 होगा? 2 निश्चित होगा, अब 3 हो सकता है, नहीं हो सकता। अब ये सरकार किस तरह कैलकुलेशन करेगी, जो इसका तरीका है जरा देख सकते हैं कि जुलाई 2025 में 0.146.5 थे, जिससे डीए 58.52 निकल रहा था। अगस्त में ये बढ़कर के 147.1 हुआ, जिससे डीए 58.94 था। सितंबर 2025 में 147.3 था, जो 59.31 था। अक्टूबर 2025 में 147.7 यानी 0.4 बढ़ा था, 59.60 था। नवंबर में 148.2 यानी वहां फिर 0.5 बढ़ा तो 59.94 हो गया। देन दिसंबर 2025 में रिमेन 148.2 तो 60.35 यानी 60% अभी तक ये कह रहे हैं जो नॉर्मल कैलकुलेटर है कि डीए आपका मिनिमम 2% बढ़ेगा। अब आगे इसके आंकड़े और सरकार किस तरीके से घोषणा करती है आप समझ सकते हो। होली यानी मार्च में इसकी घोषणा होगी, यानी ये अब आपका डीए मिनिमम मैं कह रहा हूं 60% लगा के चलिए। और सीधा सीधा मैंने असर की बात की थी, जैसा कि कल आपके सामने एक वीडियो रखा था कि इसका सीधा सीधा असर क्या होता है, वो मैंने आपके सामने दिखाया था कि यदि 1 जनवरी 2026 को डीए आपका 60% है तो फिटमेंट फैक्टर 1.60 हो जाता है, और सरकार 2 साल का समय लेगी तो डीए 7वें वेतन आयोग की पद्धति पे बढ़ता बढ़ेगा 7वें वेतन आयोग, क्योंकि ये नया सिस्टम है वो 2028 जनवरी तक ही लागू हो पाएगा। और उसके बाद कहां तक फिटमेंट फैक्टर पहुंचेगा, उसके बाद सरकार किस तरह इंप्लीमेंट करती है। लेकिन दोस्तों ये जो बेस लाइन होती है 8वें वेतन आयोग की, वो आपको 60% पर मिनिमम निर्धारण कर दी गई, तो ये आप आंकड़े देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा डॉक्टर मंजित पटेल, जिन्होंने कहा है माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, और सीधी सीधी बात है,
पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 8th सीपीसी को निर्देशित किया हुआ है जल्द से जल्द अपना काम शुरू करें और मिशन 200 दिनों में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सबमिट करें ताकि देश भर के लाखों कर्मचारियों पेंशनरों को इसका लाभ मिल सके। वैसे ही आयोग की घोषणा 15 जनवरी 2025 से अब तक 1 साल से अधिक हो चुकी है। अभी तक आयोग अपना काम शुरू नहीं कर पाया है। इसके चलते लाखों कर्मचारी पेंशनर्स के मन में निराशा और नाराजगी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन और गुड गवर्नेंस का मॉडल भी इस लेट लतीफी के कारण अवहेलना का शिकार हो रहा है। यह चिट्ठी 27 जनवरी 2026 को लिखी जाती है। माननीय वित्त मंत्री को भारत सरकार नई दिल्ली श्रीमती निर्मला सीतारमण 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ कराने समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में निवेदन। माननीय वित्त मंत्री जी और इसी कंटेंट्स को उन्होंने लिखा है कि 1 साल बीत गया है, यानी एक कदम हम आगे नहीं बढ़े हैं। ऑफिस अभी सेटअप हो रही है या हो गई है, लेकिन जनवरी निकल चुकी है, 1 साल पूरा बीत चुका है, बजट सत्र फिर शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की बातचीत शुरू नहीं हुई है। कर्मचारी संगठन अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर मंजीत पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन, यानी सरकार 2 साल का समय का उन्होंने पहली घोषणा की है कि 18 महीने इनको मिलेंगे, 6 महीने सरकार रखेगी और उसके बाद सरकार का फिर काम है कि आगे किस तरीके से और कब घोषणा करेगी सरकार ऊपर दबाव। अब मैं बात करूंगा सीधा यूजीसी के ऊपर। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसका 1956 में यह बना था। इसका उद्देश्य था भारतीय विश्वविद्यालयों में एक समान व्यवस्थित और विकास को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, इसको समन्वय बिठाना, उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए, जिससे उन्होंने कहा है शिक्षा की गुणवत्ता हो, अनुदान हो और तमाम तरीके की उन्होंने शोध और शिक्षण के स्तर को सही तरीके से व्यवस्थित करने का मतलब था। अब इस कानून में नेताओं ने अपनी मनमानी करके इस तरीके से बदलाव किया कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, यानी जाति में बांट रहे हैं, यानी धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। और यह अच्छी बात थी कि जैसा ही एक फर्स्ट पीआईएल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और बागची जी की एक पीठ ने पहले ही नजर में इसको अस्पष्ट कहा और कहा इलॉजिकल है और इसका दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है। हमने जात विहीन समाज की दिशा में जो प्रगति की है, अब हम फिर पीछे की ओर जा रहे हैं। अगली सुनवाई 19 मार्च को है, देखते हैं आखिर क्या है। अब यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग के आप सैनिकों को देख सकते हो। सैनिक हैं जो हमारे भाई खड़े हुए हैं, हम सरहद पर एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हैं, देश के लिए अपना एक एक टुकड़ा खून का कतरा बहा देते हैं। लेकिन इसी देश के कुछ राजनेता चंद एक स्वार्थ के लिए जनता को आपस में बांट रहे हैं और नीची जातियों के लोग पसंद आ रहे हैं। वापस ऐसा भेदभाव पैदा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमने ये अपनी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की कुर्बानी जाया हो गई इस देश के लिए, जो फांसी पर झूल गए, उनकी वजह से ये राज्य कर रहे हैं और गुलगुले खा रहे हैं, मौज मार रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति से। और जो कुछ ये काला कानून ला रहे हैं, ये न तो जनता के हित में, न देश के हित में, न बच्चों के हित में। धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और पुलिस प्रशासन भी काफी संख्या में है। अब देखते हैं कि धरना प्रदर्शन ये कहां तक और कैसे पहुंचता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यूजीसी नियम वापस लो, वापस लो, वापस लो। वो काले कानून के विरोध में काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही नहीं चाया है, हम सबको गिराएंगे। हम सब ने तुमको पहुंचाया है, हम सब गिराएंगे। और साफ और सुथरी नजर नहीं आ रही है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे वापस अंग्रेजों का टाइम फिर शुरू हो गया है। गोरों को भगाया, इसी तरह ये काले बर्ताव करने लगे। हमारे अपने भाई हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है तो बड़ा खेद हो रहा है। सैनिक हैं जो हमारे भाई खड़े हुए हैं, हम सरहद पर एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हैं, देश के लिए अपना एक एक टुकड़ा खून का कतरा बहा देते हैं।
लेकिन इसी देश के कुछ राजनेता चंदे के स्वार्थ के लिए जनता को। जहां पर आप देख सकते हो इनके एक नए अध्यक्ष रामअवतार सिंह परमार है जेशयू, और उनके साथ आप देख सकते हो धर्मराज सिंह तोमर हैं और मोनू भदौरिया हैं और भी दूसरे लोग हैं जो काफी उग्र और अग्रेसन है। इनका क्यों है ये आखिर? इन्हें इस बात की है कि आखिर सेना के अंदर हम सैनिक रहते, हम किसी भी जाति या किसी भी आरक्षण और किसी भी भेदभाव के बगैर हम इतनी सारी लड़ाइयां लड़ सकते हैं और इतने सारे चैलेंज वाले काम कर सकते हैं। तो आम इंसान हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह आपने आरक्षण, अच्छी बात थी। अब यूजीसी का उन्होंने कहा है काफी इसका गलत दुरुपयोग हो सकता है और नेता लगातार बांट रहे हैं, यानी हमारे को उस भेदभाव में डाल रहे हैं ताकि हम एक दूसरे से नफरत और घृणा करें। सैनिकों को इस बात का गुस्सा है कि देश की स्थिति जितना सेना अपनी कुर्बानी देकर संभालती उतना ही नेता अपनी बेईमानी से इसकी दुर्गति कर रहे हैं और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इन सैनिकों का उद्देश्य किसी जाति विशेष वर्ग के लिए नहीं है, इन्होंने देश को पहले रखा है कि देश में मत बांटो इस देश को, ऐसे ऐसे कानून ला करके कि हम लोग आपस में ईर्ष्या और घृणा करने लगे। वो सेना के एक मॉडल और पैटर्न को समाज में रखना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं इस समाज को, इस प्रशासन को और नेताओं को कि वो दिन दूर नहीं है जब आप सैनिक जाग गए और सैनिक पर जो जनता भरोसा करती है। आपने देखा होगा कोई डिजास्टर प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपातकालीन स्थिति हो तो समाज भी सैनिकों की तरफ देखता है कि ये पूरा तन मन धन से सेवा करेंगे। इसलिए सैनिकों ने जो अपनी बात रखी हम उसका स्वागत करते हैं। अब मैं बात करूंगा एक बड़ा, जहां पर पुलिस की बात आती तो वैसे ही मन में एक खुन्नस सी आ जाती, और यहां पर ये पुलिस दरोगा और चीख रहा है। चीख क्यों रहा है? 4 लाख रुपए ले रहा था बॉस बन के, और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम घुस जाती है और इसको दबोच लेती है और फिर किस तरह ये तड़फ रहा है, फड़फड़ा रहा है, यानी इसका अंजाम यही होना चाहिए था। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।